हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इतिहास एकेडमी में। और दोस्तों आज हम लेकर आए हैं एक और महत्वपूर्ण इतिहास की जड़ी बूटी। जी हाँ दोस्तों, इतिहास की जड़ी बूटी की यह है क्लास नंबर 20। और दोस्तों ऐसी छोटी छोटी क्लासेस के अंदर हम करवाते हैं आपको महत्वपूर्ण बिंदुओं की जानकारी। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 16 संस्कार। आज हम जानने वाले हैं 16 संस्कार का महत्व। आज हम जानने वाले हैं कि क्या वर्तमान में भी इन संस्कारों का महत्व है या नहीं। और दोस्तों हम ये भी जानने वाले हैं कि क्या ये संस्कार केवल और केवल किताबों में छपे हैं या फिर इन संस्कार का हमारे जीवन पर भी कुछ महत्व है, जीवन में भी कुछ महत्व है। दोस्तों जीवन में भी महत्व है, वो भी समझाऊंगा। और दोस्तों एग्जाम में कैसे प्रश्न आते हैं वो तो मैं समझाऊंगा ही। यूजीसी नेट में कौन कौन सा प्रश्न पूछा गया है दोस्तों वो भी मैं बताऊंगा। और दोस्तों आने वाले प्रश्नों की संभावना किस प्रकार की होगी वो भी मैं बताऊंगा। चलिए दोस्तों तो शुरू करते हैं 16 संस्कार। आइए दोस्तों, हमारा जो जीवन है दोस्तों, जन्म से लेकर मृत्यु तक, जन्म से लेकर मृत्यु तक दोस्तों, इस चक्रव्यूह के अंदर हमारा जो जीवन है वह चलता रहता है अगर हम दोस्तों इन 16 संस्कार को माने तो। देखिए यहां पर गर्भधान यानी कि जब एक शिशु का एक मां की कोख में, गर्भ में बीजारोपण होता है तब से लेकर और दोस्तों द लास्ट यानी कि अंत्येष्टि संस्कार, मृत्यु तक, मृत्यु तक के दोस्तों ये संस्कार है। यहां पर दोस्तों 16 संस्कार लिखे हैं, आपको इन्हें क्रमशः याद भी करने हैं। कई बार क्रम भी पूछ लेता है, ठीक है। इसमें तो क्रम आगे पीछे है, ये तो वैसे ही फोटो है, क्रम से मैं लेकर आया हूं, उसमें आप देख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए तो देखते हैं साथियों, ये देखिए, ये है हमारे प्यारे भाई साहब, ये है हमारे 16 संस्कार। देखिए जिसके अंदर पहला संस्कार जो आप सभी जानते हैं जिसका नाम है गर्भाधान संस्कार, उसके बाद में पुंसवन संस्कार, उसके बाद में सीमंतोन्नयन संस्कार साथियों, उसके बाद में है जातकर्म संस्कार, नामकरण संस्कार, निष्क्रमण संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, चूड़ाकर्म संस्कार, कर्ण भेदन संस्कार, विद्यारंभ संस्कार, उपनयन संस्कार, वेदारंभ संस्कार, केशांत संस्कार, समावर्तन संस्कार, विवाह संस्कार और दोस्तों अंत्येष्टि संस्कार। संस्कार संस्कार और 16 संस्कार। चलिए दोस्तों तो देखिए यहां हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या है जानना दोस्तों। पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीन जो संस्कार है प्रश्न पूछा जा चुका है यूजीसी नेट के अंदर, शायद 2017 में पूछा गया था दोस्तों, जहां तक मुझे याद है दिसंबर 2017 में पूछा गया था, बाकी आगे पीछे हो सकता है, बाकी पूछा जरूर गया था। क्या पूछा गया था कि कौन से संस्कार जो है वह शिशु के जन्म से पूर्व संपन्न होते हैं। तो दोस्तों शुरुआत के जो तीन संस्कार है वह शिशु के जन्म से पूर्व होते हैं, जैसे कि गर्भाधान, पुंसवन और सीमंतोन्नयन। अभी डिटेल से जानेंगे कि इनके अंदर क्या है, ठीक है। गर्भाधान, पुंसवन और सीमंतोन्नयन जन्म पूर्व यानी कि जन्म से पूर्व होने वाले संस्कार है, याद रखिएगा, पूछा जा चुका है, आगे भी पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा देखिए दोस्तों, जातकर्म है, नामकरण है, निष्क्रमण है, अन्नप्राशन है, मुंडन है, कर्ण भेदन है। ये जन्म से 5 वर्ष तक की आयु के अंदर ये संस्कार किए जाते हैं, ठीक है। ये जन्म से 5 वर्ष तक की आयु के अंदर किए जाते हैं दोस्तों। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण संस्कार है दोस्तों गृहस्थ आश्रम का विवाह संस्कार, ठीक है। बिकॉज विवाह संपन्न करवाने में भी अलग अलग विधियां होती है, ठीक है, और उन विधियों पर भी प्रश्न पूछा जा चुका है। जैसे कि दोस्तों लाजा होम विधि, लाजा होम विधि जो है वह विवाह संस्कार का ही एक भाग है। विवाह के अंदर ही लाजा होम भी किया जाता है, ठीक है। जिसकी शादी हो गई उसे पता होगा, नहीं पता तो दोस्तों मैंने इस पर एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं मैं, इतिहास की जड़ी बूटी में, लाजा होम पर। और ये यूजीसी नेट में पूछा जा चुका है, शायद 2021 में पूछा गया था, ठीक है, पूछा जा चुका है 21-22 के आसपास, लाजा होम, ठीक है। तो विवाह हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए दोस्तों ये सारे जो 16 संस्कार है कौन कौन से महत्वपूर्ण है, कहां कहां से प्रश्न बनेंगे जरूर मैं आपको बताऊंगा। देखिए दोस्तों यहां पर एक संस्कार है उपनयन संस्कार, उपनयन उपनयन उपनयन। देखिए दोस्तों उपनयन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। उपनयन का शाब्दिक अर्थ होता है समीप ले जाना, ठीक है। समीप ले जाना, किसके समीप ले जाना, गुरु के समीप ले जाना। गुरु के समीप किस लिए ले जाना, अरे गुरु के पास क्यों जाते हैं, शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते हैं। लेकिन दोस्तों यहां पर आपको एक जानकारी मैं देना चाहता हूं, अभी वर्तमान में दोस्तों टेक्नोलॉजी का युग चल रहा है, ठीक है। और दोस्तों इस तकनीकी युग के अंदर गुरु स्वयं आपके समीप पढ़ाने के लिए आ रहे हैं, जैसा कि मैं आपको ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं। और दोस्तों ऐसे ही हिंदुस्तान का सबसे जाना माना संस्थान पीडब्ल्यू यानी कि फिजिक्स वाला, वह भी दोस्तों तकनीकी क्षेत्र में, हम कह सकते हैं ऑनलाइन क्षेत्र में अपना परचम लहरा चुका है, चाहे वो आईआईटी जैम का एग्जाम हो, चाहे वो अदर एग्जाम्स हो। और दोस्तों फिजिक्स वाला भी नेट जेआरएफ कोर्सेज के अंदर अपने कुछ कोर्सेज लॉन्च कर रहा है, जो मैं आपको बताना चाहता हूं।
वो क्या है, देखिए दोस्तों, यहां पर आपको जेआरएफ फाउंडेशन बैच फॉर यूजीसी नेट दिसंबर 2024 के लिए ऑफर किया जा रहा है। पीडब्ल्यू यानी फिजिक्स वाला। फिजिक्स वाला को दोस्तों किसी पहचान की आवश्यकता नहीं है, आप सभी विद्यार्थी जो ऑनलाइन पढ़ते हैं, ठीक है, वो सभी जानते होंगे, ठीक है। और दोस्तों क्वालिटी का भी आपको पता है, पूरे हिंदुस्तान में प्रसिद्ध संस्थान है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। देखिए यहां पर दोस्तों आपको पेपर वन, क्योंकि दोस्तों यूजीसी नेट के अंदर पेपर वन का बहुत महत्व होता है। पेपर वन प्लस दोस्तों इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, कॉमर्स और कंप्यूटर, इनकी बहुत ही बेहतरीन तैयारी करवाई जाएगी। यूजीसी नेट दिसंबर 2024 के लिए दोस्तों फाउंडेशन बैच है, आपकी नींव को मजबूत करने के लिए। इसके अलावा देखिए दोस्तों, इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है, जैसे कि लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस है, लेक्चर्स है, मेंटरशिप सेशंस है, मॉक इंटरव्यूज दोस्तों। इसके अलावा सेट एग्जाम कवर्ड, सेट एग्जाम भी कवर होगा दोस्तों, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसके अलावा दोस्तों एक्सेस टू मिशन जेआरएफ जून 2024, जो जून 2024 का जो मिशन जेआरएफ कोर्स है दोस्तों, उसमें भी आपको एक्सेस मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों आपको टेस्ट सीरीज भी मिलने वाली है, ठीक है। टेस्ट होंगे, मॉक टेस्ट होंगे, आपका दोस्तों मूल्यांकन होगा कि आपने जो पढ़ा है वो कितना सही पढ़ा है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों यह जो पूरा कोर्स है वैसे 12,000 का है, लेकिन दोस्तों आपको ये ऑफर किया जा रहा है 7,999 रुपए के अंदर। और दोस्तों एक और छोटी सी बात यह है कि अगर आप मेरे कूपन कोड AC500 का यूज करते हैं प्यारे साथियों, तो आपको मिल जाता है फ्लैट 499 रुपए का डिस्काउंट, ठीक है दोस्तों। चलिए, और दोस्तों ये जो बैच है यह 31 दिसंबर 2024 तक वैलिड रहने वाला है। ओके, तो जल्दी से एनरोल कर दीजिए। बाकी दोस्तों सभी शिक्षक को आप जानते ही हैं, आप अच्छे से जानते हैं। चलिए दोस्तों, तो हम शुरू करते हैं हमारी क्लास की। देखिए दोस्तों, तो हमने 16 संस्कार देखे थे, और 16 संस्कार के अंदर दोस्तों ये 16 जो संस्कार है इनको आज हम डिटेल से जानने वाले हैं। इतिहास के प्यारे विद्यार्थियों, इतिहास एकेडमी पर आज 16 संस्कार अच्छे से करवाए जाएंगे। देखिए, पहला संस्कार दोस्तों गर्भाधान संस्कार है, इसको दोस्तों निषेक संस्कार भी कह देते हैं। गर्भाधान संस्कार से आप सभी परिचित है, ठीक है, आप सभी परिचित है, आप सभी जानते हैं गर्भाधान संस्कार क्या होता है। जब एक पति द्वारा अपनी पत्नी के गर्भ में दोस्तों शिशु का बीजारोपण किया जाता है, उसे ही गर्भाधान संस्कार कहते हैं। यानी कि शिशु का बीजारोपण गर्भ में होता है, उसे गर्भाधान संस्कार कहते हैं, ठीक है। यानी कि जीवन का प्रथम संस्कार है ये, जीवन का पहला संस्कार, ठीक है, जिससे व्यक्ति अपनी पत्नी के गर्भ में बीज स्थापित करता है। किसका बीज? एक शिशु का बीज, ठीक है, एक नए जीवन। ओके, यह पुत्र प्राप्ति के लिए किया जाने वाला प्रथम व महत्वपूर्ण संस्कार है। पुत्र को महत्व दिया जाता था दोस्तों, पितृ सत्तात्मक समाज था, इसलिए पुत्र प्राप्ति के लिए किया जाने वाला पहला महत्वपूर्ण संस्कार कौन सा है? गर्भाधान संस्कार है, ठीक है दोस्तों। और फिर गर्भ के अंदर जो है शिशु का बीजारोपण होता है, और फिर धीरे धीरे दोस्तों जैसे जैसे गर्भ विकास करता है वैसे वैसे संस्कार। देखिए, अब जैसे पुंसवन संस्कार है, पहला संस्कार कंप्लीट हो गया, इजी है, इससे इतने प्रश्न भी नहीं पूछे जाते हैं क्योंकि सब जानते हैं इसके बारे में। सेकंड है पुंसवन संस्कार। अब पुंसवन संस्कार क्या है? पुंसवन का अर्थ क्या है? अनुष्ठान जिसमें पुत्र की उत्पत्ति हो, यानी कि इसमें ऐसे अनुष्ठान और ऐसे देवताओं को मनाया जाता है जो कि पुत्र प्राप्ति के अंदर सहायक हो। देखिए, गर्भाधान के तीसरे माह में पुत्र प्राप्ति के लिए किया जाता है यह संस्कार। इसके अलावा शिशु की रक्षा हेतु देवताओं को प्रसन्न किया जाता है। अब दोस्तों इसमें एक महत्वपूर्ण काम क्या किया जाता है कि रात्रि के समय वट वृक्ष की छाल का रस निचोड़कर स्त्री के नाक के दाहिने छिद्र में डाल दिया जाता है, इससे गर्भपात की आशंका समाप्त हो जाती है। देखिए दोस्तों, वर्तमान में भी डॉक्टर्स क्या बोलते हैं कि शुरुआत के जो 3 महीने होते हैं कोई भी गर्भवती महिला के लिए, वो बहुत ही, हम कह सकते हैं कि बहुत ही नाजुक दिन होते हैं, और इन 3 महीनों में दोस्तों गर्भपात होने की सर्वाधिक आशंकाएं रहती है। 3 महीने के बाद में दोस्तों जो है गर्भपात बहुत कम होता है, ठीक है। और यहां पर भी दोस्तों स्पष्ट बताया गया है कि तीसरे मास में होता है, और गर्भपात को रोकने के लिए वट वृक्ष की छाल का रस जो है वह स्त्री के दाहिने नाक में डाला जाता है। देखिए दोस्तों, इन सभी संस्कारों का महत्व है, वो बात अलग है हम इसका महत्व समझे या नहीं समझे, ठीक है। सीमंतोन्नयन संस्कार दोस्तों, सीमंतोन्नयन संस्कार गर्भधान के 4थे से 8वें माह के अंदर संपन्न किया जाता है। इसमें क्या होता है? गर्भिणी स्त्री के केशों, सीमांत को ऊपर उन्नयन उठाया जाता है, बालों को ऊपर उठाया जाता है, ठीक है, केशों को ऊपर उठाया जाता है। दुष्ट शक्तियों तथा प्रेतात्माओं से गर्भवती स्त्री की रक्षा के उपाय इस संस्कार द्वारा किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो गर्भवती स्त्री होती है दोस्तों, उनके ऊपर बुरी शक्तियों का, प्रेतात्माओं का जो है क्या है, उन पर साया रहता है, ठीक है। अक्सर आपने गांव में सुना होगा, गर्भवती महिलाओं को सजेशंस दिए जाते हैं कि किसी चौराहे पर पैर मत रखना, ठीक है, चौराहे को साइड में से निकल के जाना। वो क्यों कहा जाता है? क्योंकि कोई बुरी आत्मा है ना, कोई जादू टोना टोटका, इन सब से बचाव के लिए। देखिए दोस्तों, वर्तमान में जो चीजें हम कर रहे हैं ना, भले ही जो कर रहा है उसको पता नहीं होगा कि किताब में भी है, लेकिन दोस्तों वर्तमान में भी इनका महत्व है। जात कर्म संस्कार शिशु के जन्म के समय किया जाता है। जब, अब देखिए दोस्तों, ये जो 3 संस्कार थे जन्म से पहले के थे। देखो, गर्भदान,
बीजारोपण हुआ है। पुसंवन दोस्तों इसके अंदर तीसरे माह में किया जा रहा है, ठीक है। और इसके अलावा सीमंतोन्नयन चौथे से 8वें माह में किया जा रहा है। फिर दोस्तों 9वें महीने में जो है शिशु जो है पैदा होता है। अब इसके आगे जो चौथा जो संस्कार है वो जन्म के बाद का है, जातकर्म। शिशु के जन्म के समय किया जाता है नाभि छेदन, जो नार काटते हैं ना, नाभि छेदन जो हम नाल बोलते हैं जिसको ना, नार काटने से पूर्व यह संस्कार संपन्न होता है। पिता द्वारा स्वर्ण, घी तथा मधु को आशीर्वाद में मंत्रों से नवोत्पन्न बच्चे को चटाया जाता है, ठीक है। तथा तत्पश्चात प्रथम बार मां का स्तनपान करवाया जाता है। यानी दोस्तों ये जो जातकर्म संस्कार है इसमें शिशु को जो है मां का स्तनपान करवाया जाता है, ठीक है। और जो हमारी गवर्नमेंट जो है वो भी दोस्तों बार बार एडवर्टाइजमेंट करती है कि भाई शिशु के लिए जो है मां का दूध जो है वो सबसे ज्यादा पौष्टिक आहार होता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नामकरण संस्कार। दोस्तों नामकरण संस्कार में आप सभी जानते हैं इसमें एक शिशु का जो है नाम रखा जाता है। शिशु के जन्म के 10वें या 12वें दिन संपन्न होता है ये, ठीक है। इसमें बच्चे का नाम रखा जाता है, ठीक है। जो पंडित जी है वो अच्छा एक कुंडली के अनुसार जो है एक शब्द बता देते हैं, भाई इस शब्द पर जो है नाम रखिए, उसके अनुसार हम नाम रखते हैं। बाकी घर में प्यार के नाम जो है टोनू मोनू चुन्नू मुन्नू हम कुछ भी रख लेते हैं। चलिए दोस्तों, मनु के अनुसार बच्चों का नाम उसके वर्ण का घोतक होना चाहिए, ठीक है। वर्ण का घोतक होना चाहिए दोस्तों। यानी मनु कहता है कि अगर कोई शिशु जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण कुल में जन्म हो रहा है, तो उसका जो नाम है वह मंगल सूचक होना चाहिए, है ना। यानी कि जिस उसके नाम से कोई मंगल चीज जो है वह प्रदर्शित हो, ठीक है। इसके अलावा अगर क्षत्रिय है तो उसका जो नाम है वो बल सूचक होना चाहिए, जैसे कि वीर, है ना, योद्धा, यानी कि ऐसी फील आना चाहिए कोई वीर वाली, है ना। बल सूचक जिसमें लगे कि हाँ भाई क्षत्रिय है, ठीक है। इसके अलावा कोई वैश्य है तो धन सूचक, ठीक है, जैसे कि जिसके पास बहुत ज्यादा धन हो, है ना, कुबेर, है ना, ऐसे नाम रखे जाने चाहिए जिससे धन ऐसा लगे। अपने तो क्या बोलते हैं भाई अंबानी है, अंबानी नाम आती है ऐसे धन वाली फीलिंग आती है, लेकिन दोस्तों नाम रखना है अपनों को, उन्होंने तो धन कमाया, पहचान बनाई है। वैश्य तथा शूद्र का जो है वो निंदा सूचक नाम होना चाहिए। ये दोस्तों अकॉर्डिंग टू मनु है। मनु ने दोस्तों ब्राह्मणों को महत्व दिया है बहुत ज्यादा, ठीक है, आप सभी को पता है। आगे देखिए, निष्क्रमण संस्कार दोस्तों जन्म के तीसरे या चौथा माह में संपन्न होता है। बच्चे को प्रथम बार घर से बाहर निकालकर सूर्य के दर्शन करवाए जाते हैं। निष्क्रमण सूर्य के दर्शन करवाओ भाई, विटामिन डी दो बच्चों को, ठीक है। चलिए, निष्क्रमण संस्कार है, तीसरे चौथे माह में संपन्न होता है। अन्नप्राशन दोस्तों, अन्नप्राशन यानी कि शिशु को सर्वप्रथम जब अन्न खिलाया जाता है, पका हुआ अन्न खिलाया जाता है, जन्म के 6ठे माह में संपन्न होता है। प्रथम बार बच्चे को पका हुआ अन्न खिलाया जाता है। पके हुए अन्न के अंदर दोस्तों पके हुए चावल खिलाने का रिवाज रहता है, ठीक है। दूध, घी, दही तथा पका हुआ चावल खिलाने का क्या रहता है, विधान रहता है। अन्नप्राशन यानी दोस्तों पका हुआ भोजन खिलाना। आगे देखिए, ग्रह सूत्रों के अनुसार क्या है दोस्तों, ग्रह सूत्रों में कुछ बातें बताई गई जिसमें मछली और पक्षियों के मांस खाने की बात की गई। देखिए, ग्रह सूत्रों के अनुसार वाणी में प्रवाह लाने के लिए उसे भारद्वाज पक्षी का मांस तथा कोमलता लाने के लिए मछली खिलाई जाती है। यानी कि शिशु की वाणी में कोमलता लाने के लिए मछली खिलाई जाती है और उसकी वाणी में प्रवाह लाने के लिए भारद्वाज पक्षी का मांस खिलाया जाता है। ये ग्रह सूत्रों के अकॉर्डिंग है, ठीक है। चलिए, बाद में दोस्तों ऐसा बताया जाता है कि इनका प्रचलन बंद हो जाता है और वापिस से जो है दही, घी और चावल पर ही आ जाते हैं। सर्वप्रथम वाघ देवी की आहुति दी जाती है, यानी भोजन खिलाने से पहले वाघ देवी को आहुति दी जाती है, उसके बाद में जो है दोस्तों भोजन करवाया जाता है। इस संस्कार का उचित समय बच्चे को इस संस्कार का उद्देश्य क्या है, देखिए अब अन्नप्राशन संस्कार है, इसका क्या उद्देश्य है। इसका उद्देश्य यही है कि भाई बच्चा जो है अब अपनी माँ के दूध के ऊपर से उसकी निर्भरता समाप्त हो, यानी कि उचित समय पर बच्चे को माँ का दूध पीना छोड़ाकर अन्न आदि से अपना निर्वाह करने योग्य बनाना। यानी कि बस माँ का दूध बहुत पी लिया, अब अनाज वगैरह खाओ, है ना, अपना जीवन जो है अनाज खाकर जो है निर्वाह करो, ये उसका उद्देश्य है। आगे देखिए, चूड़ाकरण, चोलकर्म या मुंडन संस्कार, ठीक है। बच्चे के जन्म के प्रथम वर्ष समाप्ति या तीसरे वर्ष समाप्ति के पूर्व यह संस्कार संपन्न होता है। प्रथम बार बच्चे के बाल काटे जाते हैं। देखिए दोस्तों, ये बाल काटे जाते हैं। अब दोस्तों इस संस्कार के पीछे भी कोई महत्व है क्या, बिल्कुल है, आइए भी बताते हैं। देखिए, तथा सिर पर मक्खन या दही का लेप किया जाता है। कटे हुए बाल को गाय के गोबर में छिपा दिया जाता है। अरे बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपने अक्सर देखा होगा उन बालों को, बच्चों के जो बालों को जो है गोबर में छिपा दिया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि दोस्तों ऐसा माना जाता है कि ये जो बाल है ये शरीर के अंग है और दोस्तों इन बालों का यूज करके कोई जादू टोना ना कर दे बच्चे के ऊपर। गांव में होता है ना भाई, बाल तोड़ के ही जादू टोना कर देते हैं, है ना। तो ऐसा माना जाता है कि बाल जो है शरीर के अंग है और इन्हें जो है छुपा दिया जाता है ताकि किसी बुरे व्यक्ति के हाथ में ना आ जाए, वो जादू टोना ना कर दे, ठीक है। इस संस्कार का उद्देश्य बच्चों को स्वच्छता और सफाई का ज्ञान कराना है। भाई चूड़ाकरण संस्कार क्यों होता है, स्वच्छता और सफाई का, समय पर नाखून काटो, बाल काटो, है ना, दाढ़ी डूडी बना के एकदम टिप टॉप रहो। ये है आजकल तो रिवाज ये लग चल रहा है, बाल बढ़ाओ दाढ़ी बढ़ाओ, है ना। चलिए दोस्तों, क्या है, क्या कर सकते हैं, आगे देखिए। कर्ण भेद नाम से पता चल रहा है भाई क्या करो,
यानी कि कानों को छिदवाना। राजपूत लोग तो आज भी छिदवाते हैं, ब्राह्मण लोग पहले छिदवाते थे, आज भी बहुत कम कर दिए। बाकी आजकल जैसे जैसे जो है समाज आगे जा रहा है, शिक्षित हो रहा है, तो इन चीजों को कम महत्व देता है। हालांकि दोस्तों इसका भी एक साइंटिफिक कारण है, कर्ण भेदन करवाने का भी एक साइंटिफिक कारण है। साइंटिफिक कारण यही है कि इससे जो है दोस्तों स्वास्थ्य संबंधी लाभ हमारे होते हैं। सुश्रुत ने स्पष्ट बताया है कि इससे जो है अंडकोश वृद्धि होती है। अभी मैं आपको स्पष्ट रूप से बताऊंगा। यहाँ पर देखिए, बच्चे के जन्म के 8वें मास से 5वें वर्ष के मध्य यह कर्ण भेदन जो है संपन्न होता है। विविध शस्त्राकार इसे जन्म से 10वें दिन से लेकर 5 वर्ष तक मानते हैं, यानी कि जो भी है 5 वर्ष तक इसे कर लेना चाहिए। बालक का कान छिदकर उसमें बाली या कुंडल पहनाई जाती है। ठीक है। स्वर्ण, रजत और अयस, अयस यानी लोहे की जो है दोस्तों सुइयों का प्रयोग विभिन्न वर्ण के लिए किया जाता है। अब देखिए दोस्तों, क्षत्रिय के लिए स्वर्ण, ब्राह्मण और वैश्य के लिए रजत, और दोस्तों शूद्र के लिए अयस, लोहे की सुई से जो है कर्ण भेदन उनका किया जाता है। देखिए, क्षत्रिय बालक का कर्ण भेदन स्वर्ण से होगा, ब्राह्मण का जो कर्ण भेदन और वैश्य का कर्ण भेदन रजत से, चांदी से, और शूद्र का जो है दोस्तों वह लोहे से किया जाता है, अयस से। देवल की व्यवस्था यानी देवल स्मृति के अनुसार क्या है कि जिस ब्राह्मण का कर्ण भेदन नहीं हुआ है उसे दक्षिणा नहीं दी जानी चाहिए, यानी कर्ण भेदन का बहुत महत्व है। कर्ण भेदन संस्कार का विधान बच्चों को भविष्य में स्वस्थ रखने के लिए होता है। देखिए दोस्तों, वर्तमान में इसका साइंटिफिक महत्व भी है, वैज्ञानिक महत्व भी है। सुश्रुत के अनुसार कर्ण भेदन जो है अंडकोश वृद्धि, इसके अलावा अंतर्वृद्धि के रोगों से छुटकारा दिलाता है। ठीक है, ये कुछ रोग है जो सुश्रुत ने बताए हैं, उनसे छुटकारा मिलता है कर्ण भेदन करवाने से। तो दोस्तों ये ऐसे ही नहीं करवा लेते हैं, श्रृंगार तो चलो होता ही होता है, लेकिन इससे जो है दोस्तों कुछ शारीरिक लाभ भी होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट, विद्या आरंभ। विद्या आरंभ करो भाई। विद्या आरंभ क्या है दोस्तों? जब शिशु विद्या आरंभ करने लायक हो जाता है, शिक्षा आरंभ करने लायक हो जाता है, अक्षर पढ़ने लायक हो जाता है दोस्तों, समझने लायक हो जाता है, तो ये संस्कार किया जाता है। इसका समय जन्म के 5वें वर्ष अथवा उपनयन संस्कार से पूर्व बताया गया है। ठीक है, अक्षरारंभ भी कहते हैं, अक्षरारंभ भी, क्योंकि दोस्तों अक्षरों का ज्ञान उसे करवाया जाता है। जब बच्चे का मस्तिष्क शिक्षा ग्रहण करने योग्य हो जाता है तब यह संस्कार संपन्न करवाया जाता है। अब देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है, एक काष्ठ की पट्टिका होती है सलेटी टाइप, उस पर दोस्तों स्लेट बोलते हैं उन्हें, स्लेट, बचपन में स्लेट का यूज करते थे, उस पर ओम, स्वास्तिक, नमः, सिद्धाय आदि लिखकर विद्या आरंभ होती है। यानी दोस्तों विद्या आरंभ के नाम से पता चल रहा है, यानी कि विद्या आरंभ संस्कार। ठीक है, आगे देखिए, गणपति और सरस्वती की पूजा भी होती है। भाई गणपति की पूजा करते हैं किसी भी शुभ कार्य को शुरू करने से पहले, और सरस्वती तो दोस्तों है ही विद्या की देवता, है ना, है ही विद्या की देवी। ठीक है, विद्या की देवी के रूप में सरस्वती की पूजा होती है, तो दोस्तों सरस्वती की पूजा जरूरी है। संस्कार की समाप्ति पर गुरु को पगड़ी भेंट की जाती है। भाई गुरु दक्षिणा तो जरूरी है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों उपनयन संस्कार, उपनयन इसको यज्ञोपवीत भी कहते हैं, बिकॉज दोस्तों उपनयन संस्कार में सबसे महत्वपूर्ण काम है यज्ञोपवीत। यज्ञोपवीत यानी दोस्तों जनेऊ। ठीक है, देखिए उपनयन संस्कार का सर्वप्रथम उल्लेख दोस्तों अथर्ववेद में मिलता है, उसके बाद में दोस्तों शतपथ ब्राह्मण में मिलता है, ब्राह्मण ग्रंथ है, शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। उपनयन का शाब्दिक अर्थ है समीप ले जाना। अब किसके समीप ले जाना? इससे तात्पर्य बालक को शिक्षा के निमित्त गुरु के पास ले जाने से, शिक्षा के निमित्त गुरु के पास ले जाने से है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, उपनयन संस्कार केवल द्विजों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के लिए स्वीकृत था। यानी दोस्तों द्विज में कौन कौन आते हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, यानी शूद्रों को द्विज से अलग रखा गया है। और ऐसा माना जाता है कि उपनयन संस्कार के पश्चात जो है इनका जो है पुनर्जन्म हो जाता है, दूसरा जन्म माना जाता है। यज्ञोपवीत यानी जनेऊ इस संस्कार का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है। जनेऊ पहनाना इस संस्कार का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है। इसमें देखिए दोस्तों, ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण को 8 से 16 वर्ष की आयु के मध्य जो है दोस्तों जनेऊ पहनाया जाता है। ऋतु होनी चाहिए बसंत, और जनेऊ जो होता है वो कपास का होता है। ठीक है, सूती का। क्षत्रिय जो है उसे 11 से 22 वर्ष की आयु के बीच में जो है दोस्तों अधिकतम, ये निम्नतम आयु है, ये अधिकतम आयु है। निम्नतम कम से कम 11 वर्ष की आयु का होना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा 22 वर्ष से ऊपर नहीं होना चाहिए, निम्नतम और अधिकतम। ठीक है, इसके अलावा ग्रीष्म ऋतु कौन सी है? ग्रीष्म। और दोस्तों यज्ञोपवीत जो है वह किया जाता है ऊन से। इसके अलावा दोस्तों वैश्य जो है वह 12 से 24 वर्ष। यज्ञ ऋतु होनी चाहिए पतझड़ और शीत। और यज्ञोपवीत दोस्तों सन के सन से जो है दोस्तों यज्ञोपवीत किया जाता है। जनेऊ होती है यज्ञोपवीत यानी दोस्तों जनेऊ। ये अलग अलग टाइम पीरियड है। आगे देखिए नेक्स्ट, वेदारंभ। देखिए दोस्तों, पहले वेदारंभ और उपनयन संस्कार साथ साथ होते थे। यानी उपनयन संस्कार जब गुरु के पास शिक्षा के लिए ले जाया जाता था तो दोस्तों उसमें क्या किया जाता था? वेदों का ही शिक्षा दीक्षा दी जाती थी। लेकिन दोस्तों धीरे धीरे उपनयन संस्कार के पश्चात जो है व्यक्ति अपनी मातृभाषा को सीखने लगा, और दोस्तों वेदों का महत्व कम ना हो जाए इसलिए एक नया संस्कार बना वेदारंभ। इसके अंदर दोस्तों वैदिक शिक्षा दी जाती है। देखिए, इस संस्कार का उल्लेख सर्वप्रथम व्यास स्मृति में मिलता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। प्रारंभ में उपनयन तथा वेदों का अध्ययन प्राय एक ही साथ प्रारंभ होता था, लेकिन कालांतर में उपनयन शारीरिक संस्कार हो गया। यानी कि जिसमें बालक वेद अध्ययन के स्थान पर मातृभाषा में शिक्षा ग्रहण करने लगा। अब दोस्तों वेदों के महत्व को बनाए रखने के लिए फिर यह संस्कार हुआ।
अतः वेदों की परंपरा को बनाए रखने के लिए इस नवीन संस्कार का विधान किया गया। यह पूर्णतः शैक्षणिक संस्कार है, ठीक है, जिसका प्रारंभ बालक के वेदाध्ययन से होता है। इसके अलावा दोस्तों केशांत, केशांत इसको दोस्तों गोदान संस्कार भी कहते हैं, गोदान संस्कार भी कहते हैं। वो क्यों कहते हैं अभी बताऊंगा। देखिए, गुरु के पास अध्ययनरत विद्यार्थी की 16 वर्ष की आयु में प्रथम बार दाढ़ी मूछ बनवाई जाती है। भाई 16 वर्ष की आयु में दाढ़ी मूछ आ जाती है लगभग, तो पहली बार दाढ़ी मूछ को बनवाना दोस्तों केशांत संस्कार के अंतर्गत आता है। इस अवसर पर वह गुरु को एक गाय दक्षिणा में देता है। गाय को दक्षिणा में दिया जाता है इसलिए इसको कहते हैं दोस्तों गोदान संस्कार। गाय दक्षिणा में दी जाती है इसलिए गोदान संस्कार, ठीक है। आगे देखिए, गोदान की आयु दोस्तों ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य में क्या है, ब्राह्मण में है 16 वर्ष, क्षत्रिय में है 22 वर्ष और वैश्य के अंदर दोस्तों 24 वर्ष। उसके बाद दोस्तों समावर्तन संस्कार, जब दोस्तों शिक्षा समाप्त हो जाती है और गृहस्थ आश्रम की तरफ व्यक्ति जो है वह प्रवाह गृहस्थ आश्रम की तरफ जाता है तो उसे समावर्तन संस्कार कहते हैं। यानी कि दोस्तों समावर्तन संस्कार जो है व्यक्ति को गृहस्थ आश्रम की तरफ जो है भेजने के लिए एक संस्कार किया जाता है। देखिए, गुरु के पास शिक्षा समाप्ति के बाद विद्यार्थी जब अपने घर लौटता है तब समावर्तन संस्कार का संस्कार संपन्न होता है। इसका शाब्दिक अर्थ है गुरु के आश्रम से स्वगृह को वापस लौटना, यानी कि अब शिक्षा पूरी हो चुकी है, अब अपने घर की तरफ वापस लौटिए। दोस्तों इस संस्कार के अंदर क्या किया जाता है, व्यक्ति को स्नान किया करवाया जाता है और स्नान करके व्यक्ति क्या बनता है, स्नातक बनता है। हम बोलते हैं ना भाई हम स्नातक हो गए, तो इस अवसर पर स्नान होता है, स्नान करके स्नातक बनता है। समावर्तन संस्कार व्यक्ति को गृहस्थ आश्रम में प्रवेश की अनुमति प्रदान करता है। पूछ लिया जाए कि कौन सा संस्कार है जिससे व्यक्ति जो है गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है, कौन सा संस्कार है जिससे शिक्षा के लिए प्रवेश करता है, कौन सा संस्कार है जिससे शिक्षा जो है समाप्त होती है, समावर्तन संस्कार से। याद रखिएगा, अलग अलग संस्कार है, ठीक है। फिर है दोस्तों 15वां संस्कार, गृहस्थ आश्रम का सबसे महत्वपूर्ण संस्कार है दोस्तों 15वां संस्कार, विवाह संस्कार। विवाह संस्कार से पश्चात दोस्तों हम जो है अपने सभी प्रकार के जो दोस्तों गृहस्थ आश्रम में रहते हो, हमारे जो ऋण है, पितृ ऋण है, देव ऋण है, सारे ऋण चुकाते हैं, ठीक है। हिंदू समाज का सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्कार है। गृहस्थ आश्रम का प्रारंभ इसी संस्कार से होता है। भाई शादी कौन नहीं करना चाहता, शादी करना चाहते हैं, सब करना चाहते हैं, बच्चे पैदा करना सब चाहते हैं, है ना, अपना एक खुशी जीवन व्यतीत करना, खुशहाल छोटा सा परिवार, है ना, सब चाहते हैं। तो विवाह संस्कार महत्वपूर्ण है क्योंकि विवाह के बाद ही आगे सारा काम होता है। विवाह ही नहीं किया तो उसके बाद दोस्तों ना कोई जिम्मेदारी है, ना कोई बच्चे हैं, ना कोई ससुराल पक्ष है, ना कोई वधु पक्ष है ना, कुछ भी नहीं है। और उसके बाद दोस्तों हाँ, ऐसा नहीं कि विवाह करना जरूरी ही है, भाई ऐसे भी उल्लेख मिलते हैं, जैसे कि हमने वैदिक काल में अमाजु अमाजु शब्द पढ़ा, जिसका मतलब है दोस्तों ऐसी कन्या जो हमेशा अपने पिता के पास रहती हो, यानी कि ऐसी कन्या जो विवाह नहीं करती हो, ठीक है। तो ऐसे भी विधान मिलते हैं। बाकी दोस्तों गृहस्थ आश्रम में सबसे महत्वपूर्ण जो है विवाह माना गया है। याज्ञवल्क्य जो है, याज्ञवल्क्य स्मृति में स्पष्ट कहा गया है कि जो व्यक्ति विवाह नहीं करता है वो किसी भी कर्म के योग्य नहीं है। अभी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, हिंदू समाज का सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्कार है विवाह। गृहस्थ आश्रम का प्रारंभ इसी संस्कार से होता है। भाई गृहस्थी में एंट्री इसी से तो होगी, इसी से तो एंट्री होती है गृहस्थी में। विवाह का अर्थ वधु को वर के घर ले जाना या पहुंचाना। भाई वधु को वर के घर ले जाओ, ठीक है। अब हो गई क्या, कन्यादान होगा, पढ़ाई हो गई। आगे देखिए, याज्ञवल्क्य ने स्पष्ट लिखा है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र कोई भी हो, यदि वह विवाहित नहीं है तो कर्म योग्य नहीं है। यानी ये भी विवाह के महत्व को समझते हैं। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है विवाह संस्कार, और दोस्तों यहां से यूजीसी नेट में प्रश्न बनते हैं। देखिए विवाह संस्कार के प्रमुख चरण देखिए, वागदान, मृदाहरण, हरिद्रा लेपन, मंडप निर्माण, विवाह होम, नांदी श्राद्ध, मधुपर्क, यानी वर को सम्मान पूर्वक आसन देकर पांव धोए जाते हैं इसमें, तथा मधु मिश्रित द्रव्य पिलाया जाता है पति के लिए ये, ठीक है। इसके बाद में अग्नि स्थापना, फिर कन्यादाह, हस्तग्रभ, पाणी ग्रहण, अश्मारोहण, अग्नि परिणयन, लाजा होम। लाजा होम दोस्तों पूछा जा चुका है नेट में, तभी तो लेकर आया हूं। गाथा गान, सप्तसदी विवाह संस्कार का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। और ध्रुव, अरुंधति, ये सबसे अंतिम संस्कार माना जाता है दोस्तों, ठीक है। देखिए लाजा होम आया हुआ है। अब फॉर एग्जांपल ये आ जाए कि सप्तसदी जो संस्कार है वह किससे संबंधित है, तो विवाह से संबंधित है। पणिग्रहण आ जाए, विवाह से संबंधित है, ठीक है। इसके अलावा आ जाए ध्रुव, अरुंधति, विवाह से संबंधित है। तो दोस्तों ये चीजें जरूरी है। लाजा होम आ गया तो जरूरी थोड़ी कि ये नहीं पूछेंगे, पूछ सकते हैं। लाजा होम आया था तब सबके दिमाग घूम गए थे, भाई ये क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर भी बत्ती घुमा सकता है यूजीसी नेट पे। दोस्तों नए नए प्रश्न बनेंगे, डेफिनेटली बनेंगे, याद कर लेना, फ्री का मटेरियल मिल रहा है, अच्छे से पढ़ लेना। देखिए अंत्येष्टि संस्कार, यह मानव जीवन का अंतिम संस्कार है जो मृत्यु के समय संपादित किया जाता है। भाई विवाह हुआ, विवाह के बाद में दोस्तों आदमी क्या चाहता है कि बस यार अब मोह माया खत्म। अंत्येष्टि संस्कार, बोधायन के अनुसार जन्म के बाद के संस्कारों द्वारा व्यक्ति लोक को जीतता है, यानी कि जन्म होता है तो व्यक्ति लोक को जीतता है, और मृत्यु के बाद इस संस्कार के द्वारा वह स्वर्ग की विजय करता है, वह स्वर्ग लोक को जीतता है, ठीक है। ये मनु ने कहा है, ठीक है दोस्तों। चलिए तो यह थे हमारे 16 संस्कार, और दोस्तों इन संस्कारों के अंदर दोस्तों हमने इन संस्कारों का महत्व जाना। और दोस्तों एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है,
फिजिक्स वाला जो है आपके लिए दोस्तों यूजीसी नेट के फाउंडेशन बैच लेके आया है। इकोनॉमिक्स है, एजुकेशन, कॉमर्स, कंप्यूटर, अलग अलग सब्जेक्ट्स के अंदर। ठीक है, लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, लिंक जो है वह डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे आपको, वहां से आप जो है एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना और जो भी कोर्स में इंटरेस्टेड हो आप ले सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा AC 500 दोस्तों 499 का आपको मिल जाएगा डिस्काउंट। चलिए दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं आज की क्लास में लगी होगी आपको अच्छी। मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार की रोचक और महत्वपूर्ण इतिहास की जड़ी बूटी में नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।